So hello everyone and welcome back to my channel. In today's British literature series we are going to look at Elizabethan age. This is the most important age of our British literature जो कि हमारे English literature या फिर British literature का एक बहुत बड़ा चंक लेकर चली जाती है। 150 प्लस क्वेश्चंस आए हैं हमारे अकेले इस एज में से एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस बिकॉज जितने भी हमारे दिग्गज राइटर हुए हैं आप बोल सकते हैं कि एलिजाबेथन एज का अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह सब आपको इस पर्टिकुलर एज में देखने को मिल जाते हैं। आपके एलिजाबेथन एज के अंदर यू कैन सी सो मेनी काइंड ऑफ चेंजेस कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज, लिटरेचर वाइज, सोसाइटी वाइज, पॉलिटिक्स वाइज एंड सो मेनी मोर चेंजेस। वो हर एक चीज जो आपकी एलिजाबेथन एज में हुई थी इस वीडियो में आपको एंड तक एक चीज समझ में आ जाएगी, उसका एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा एंड आई हैव आल्सो ब्रॉट फॉर यू सम क्वेश्चंस जो आपको दिखाएंगे कि इस एज में से कितने एंड कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द video. As you can see over here is our Highness Lady Elizabeth, जिनको हम लोग कहते हैं महारानी एलिजाबेथ। ये जो आपकी हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर में लेके आती हैं गोल्डन एज। आपका जो एलिजाबेथन एज है बेटा वो जाना जाता है एज द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर एंड हो भी क्यों ना, शी वॉज सच अ गुड क्वीन। हम लोग ने पिछले वीडियो में एज ऑफ रिवाइवल में देखा था कि हम लोग की क्रिश्चियनिटी के जो दो सेक्ट बन चुके थे, कैथोलिसिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, उनके बीच में जो टेंशंस, जो रिलीजियस टेंशंस, लड़ाइयां चल रही थी, इतने सालों से ब्लड शेड हो रहा था एंड आपके पॉलिटिक्स से, आपके राजाओं से, जितनी भी आपकी सिटीजन्स थी वो खुश नहीं थी कि कौन पावर में है, कैसे पावर को चला रहा है। उन सारी चीजों को रेस्ट पर लेके आती हैं हमारी क्वीन एलिजाबेथ। एंड जब आपके कंट्री में स्टेबिलिटी होती है तो वो जन्म देता है नई नई चीजों को उभरने का एंड यही होता है कि इनकी मोनार्की के अंडर सारे ग्रेट राइटर या आप बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट राइटर्स हमारे निकल के आते हैं एंड इसी वजह से लिटरेचर के लिए बन जाती है एलिजाबेथन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज। अगर हम लोग इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 1550 से 1600 एडी तक की आपकी एलिजाबेथन एज मानी जाती है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड का ये रूल चल रहा था विच इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज योर कल्चर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, फ्लोरिशिंग ऑफ इंग्लिश रेनेसां को देखेंगे। अब अगर आपने एलिजाबेथन एज को पहले पढ़ा है या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपका सामना होने वाला है बार बार रेनेसां नाम के वर्ड से। ये जो रेनेसां है मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझने में किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब होता है पुनर्जन्म। हम लोग ने अपने पिछले रिवाइवल वाले वीडियो में देखा था कि पुनर्जागरण हो रहा था हम लोग की इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड हम लोगों की आप बोल सकते हैं कि जो यूरोपियन कल्चर को बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्बाइब किया जा रहा था। प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से लोग पढ़ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को जान रहे थे। तो रेनेसां फाइनली हमारे एलिजाबेथन एज में एक ऐसा एज बन जाती है, एक ऐसा टर्म बन जाता है जो ब्रिंग करता है, अशर करता है आपकी नई नई फील्ड्स को। आपके इस एज में लोगों के पास नई नई फील्ड्स पहुंचती हैं, वो उनका चयन करते हैं, उसमें वो एक्सेल करते हैं। तो आपका रेनेसां जो है ओवरऑल एक अम्ब्रेला टर्म बन जाता है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड द न्यू काइंड्स ऑफ सब्जेक्टिव फील्ड्स दैट पीपल वर चूजिंग एंड दे वर लर्निंग। तो आपकी जो एलिजाबेथन एज है वो इंग्लिश रेनेसां का पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको शो करता है कि हर चीज में आपका रिन्यूड इंटरेस्ट जागा था आपके लोगों का, चाहे क्लासिकल लर्निंग में, ह्यूमनिज्म में, आर्ट्स में बोलें, आपकी कल्चरल रीबर्थ हुआ था, इंटेलेक्चुअल वाइटलिटी लोगों की बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है आप जब लोगों को एजुकेट करोगे, बाहर की दुनिया के बारे में उनको नई नई चीजें पता चलेंगी। हम लोग के जैसे इंटरनेट हमारे पास जब आया तो हम लोग को बाहर की दुनिया का भी कल्चर देखने को मिला, उनके ट्रेंड्स को फॉलो किया, उनकी टेक्नोलॉजी को हम लोग ने फॉलो करना स्टार्ट किया या इम्बाइब किया, तो हम लोग और आगे बढ़े हैं। सेम वही चीज आपके रेनेसां के टाइम पे भी होती है, कुछ भी अलग नहीं है। आप आज के जमाने से रिलेट करके चल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे एंड बीइंग अ लिटरेरी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए ये जानना कि रेनेसां या एलिजाबेथन टाइम में क्या लिटरेरी चेंजेस आए थे या कौन वो लिटरेरी चेंजेस लेके आया। तो सबसे पहले आपकी एलिजाबेथन एज में शुरुआत करते हैं कुछ राइटर्स जिनका नाम है यूनिवर्सिटी विट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एलिजाबेथन एज के ये राइटर्स। ये आपके
ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट स्कॉलर्स थे, जो आपके लिटरेचर की फील्ड को एक बिल्कुल नई दिशा देते हैं। काफ़ी सारे वर्क्स ये लिखते हैं, हर जॉनरा के ड्रामेटिक वर्क लिखते हैं, रिवेंज ट्रेजेडी लिखते हैं, देन आपके कॉमेडी प्लेस बहुत सारे लिखते हैं। एंड ये जो प्लेस लिखते हैं वो एक तरीके का स्टेज सेट करता है फॉर द अपकमिंग राइटर्स। एंड कहा जाता है कि या फिर यही जो कुछ यूनिवर्सिटी विट्स हैं अपनी एजुकेशन का फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इलाइटिस्ट कल्चर को बिलोंग करते थे, अमीर खानदान से थे, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना ये क्या कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे। कुछ ऐसे राइटर्स हुए आगे जाके, जैसे मैं आपको बताऊं विलियम शेक्सपियर, उनकी कोई ऐसी बहुत अच्छे कॉलेज में एजुकेशन नहीं हुई है, लेकिन तब भी वो ग्रेटेस्ट राइटर बन जाते हैं। इस बात से जलन खा के आपके एक यूनिवर्सिटी विट ने आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि वो कौन थे, नाम बताना है आपको, जिन्होंने शेक्सपियर के ऊपर प्लेजियरिज्म का इल्जाम लगाया है। प्लेजियरिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि किसी के काम को चोरी करके अपने काम में डाल लेना। तो वो जो राइटर है, मैं नाम नहीं लूंगी, आपको कमेंट करना है, उन्होंने इल्जाम लगाया विलियम शेक्सपियर के ऊपर कि हम लोग इतना पढ़ लिख के क्या कहते हैं, हम लोग ने वर्क्स लिखे हैं, इस बंदे ने बिना किसी एजुकेशन के ही हम लोग के वर्क्स को कॉपी किया है, उनको अपस्टार्ट क्रो बुलाया है कि हम लोग के फेदर्स की वजह से ही इसको उड़ान मिली है। ये सारी चीजें इन्होंने अपने एक बहुत ही फेमस वर्क में लिखी थी। तो आपको नाम बताना है उस राइटर का, एंड उनका जो वर्क है जिसके अंदर उन्होंने ये लिखी थी, उनकी बस नियर डेथ होने वाली थी, और तब उन्होंने शेक्सपियर पे ये सारे इल्जाम लगाए थे कि हम लोग ने जो स्टेज सेट किया, मेनली क्रिस्टोफर मार्लो एंड और भी हमारे जो जॉन लिली वगैरह हैं, उनके वर्क्स को पूरा पूरा कॉपी मारा है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, अब कॉपी मारा था नहीं मारा था, शेक्सपियर तो हमारे सबसे ग्रेटेस्ट राइटर बन जाते हैं, हमारे एलिजाबेथन एज के बिल्कुल अमिताभ बच्चन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस एज में बेटा क्यों आपकी ये जो एज है वो बोली जाती है गोल्डन एज, क्योंकि इस एज में हमारे आते हैं सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स। आप नाम देखिए, जैसे विलियम शेक्सपियर हो गए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स, दे वर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स। आपको उन सभी के नाम पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो एक बार कमेंट करना, आई विल मेक अ शॉर्ट फॉर यू। ठीक है, देन क्रिस्टोफर मार्लो, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, बेन जॉनसन। देन आगे जाके अगर पोएट्री की फील्ड में बोले तो हमारे एडमंड स्पेंसर, इसी एज में आते हैं हमारे फिलिप सिडनी, आगे जाके द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर हम लोग के फ्रांसिस बेकन भी इसी एज को बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्यों ना हमारी एलिजाबेथन एज एक गोल्डन पीरियड बने, बिकॉज ऑल द मेजर एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ राइटर्स इस एज से आपके निकल के आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थिएटर और ड्रामा के बारे में अगर बात करें तो क्योंकि इतने ग्रेट राइटर्स अपने वर्क्स को, प्लेस को लिख रहे थे, तो आपका जो थिएटर एंड ड्रामा है, मतलब उनका इनैक्टमेंट है, वो भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। आप सबको पता है कि राजा रानियों को कितना पसंद होता है थिएटर, ओपेरा, ड्रामा, ये सब देखना। तो उस टाइम पे एलिजाबेथन एज में आपके थिएटर ने एंड ड्रामा ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया, एंड वो बहुत हद तक आपका बनता है और आगे जाके फॉलो हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि इस एज में जो डेवलपमेंट हुआ है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप बनती है, या फिर इनका बहुत बड़ा योगदान था उन लोगों के लिए रास्ता आसान बनाने में। तो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जो आप लोग को याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर एज के बहुत सारे थिएट्रिकल कंपनीज एंड थिएटर्स के जो नेम हैं वो आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे फेमस कुछ नाम है, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। देयर आई विल पोस्ट अ कंप्लीट लिस्ट, आपके एग्जाम से पहले आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, अगर नहीं तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो, लेकिन जरूर से आप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वो लिस्ट जानना जरूरी है, क्योंकि यूजीसी नेट उससे क्वेश्चन पूछता है। एंड वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाने वाली हूँ। तो इस एज में विच इज ऑफन नोन एज द एज ऑफ शेक्सपियर, जैसे हम लोग ने एज ऑफ चौसर में पढ़ा था ना, कभी कभी एक एज में इतना ग्रेट राइटर हो जाता है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता है, वो डोमिनेट कर देता है पूरी उस एज को, तो उसका नाम पड़ जाता है उस एज के नाम से। एंड राइटली यहाँ पे नाम पड़ा है हमारे शेक्सपियर का, एज ऑफ शेक्सपियर। ये आपके एसोसिएटेड थे ग्लोब, आपका ग्लोब थिएटर से। इस टाइम पे बहुत सारे आपके थिएटर्स फेमस थे, ग्लोब थिएटर, रोज थिएटर, देन आपके ब्लैक फ्रायर्स क्लब था, एंड स्वान थिएटर भी आपका एक बहुत फेमस था। देयर इज एन इंटायर लिस्ट जो एलिजाबेथन एज की फेमस थिएटर्स हैं, जरूर से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार चेक कर लेना लिस्ट को।
ठीक है। तो यहाँ पे इनके सारे फेमस वर्क्स को इनैक्ट किया जाता था, लोग आते थे देखने एंड लोगों में आपके प्लेस एंड ड्रामा की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाती है। सिर्फ शेक्सपियर के ही प्लेस वहां पे नहीं इनैक्ट किए जाते थे, क्रिस्टोफर मार्लो के भी प्लेस यहाँ पे इनैक्ट किए जाते थे। क्रिस्टोफर मार्लो जो फेमस है अपने वर्क में ब्लैंक वर्स में लिखने के लिए, ब्लैंक वर्स ने भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इंप्रूव किया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लैंड में ब्लैंक वर्स को कौन इंट्रोड्यूस करता है, वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। आई नीड टू नो, मैं आपका टेस्ट तो नहीं ले सकती हूं, लेकिन आपसे क्वेश्चंस पूछ के एंड आपके कमेंट्स को जान के ये मेरे मन में एक संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ बच्चे ध्यान से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कमेंट करना मत भूलना कि एज ऑफ रिवाइवल में हम लोग ने देखा था कि इंग्लैंड में कौन ब्लैंक वर्स को लेके आता है। आगे जाके एलिजाबेथन एज में ब्लैंक वर्स एक स्टेपल बन जाता है हमारे शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड बाकी ड्रामेटिस्ट का। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है जहां पे 10 साइलेबल्स की आपकी एक लाइन होती है जो राइम नहीं करती है। ये एक ऐसा फॉर्म है जो बहुत फेमस है ड्रामास लिखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि शेक्सपियर का भाई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। इसको देखने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले चौसर और शेक्सपियर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स है एंड बच्चे पूछते हैं कि मुझे इन दोनों राइटर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर इनको प्रिपेयर करने बैठे तो भाई 1.5-2 महीने तो इन दोनों को ही प्रिपेयर करने में जाएंगे। मैंने उस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुली एंड फैक्ट्स एंड प्रूफ्स देते हुए आपको बताया है कि अगर आप शेक्सपियर को पढ़ना चाहते हैं तो उनके कौन कौन से वर्क्स को पढ़ना है एंड कौन कौन से वर्क्स को छोड़ देना है। जरूर से उस वीडियो को आप लोग चेकआउट करिए। तो शेक्सपियर का जो कंट्रीब्यूशन है प्लेज में आप सबको पता होना चाहिए। 38 प्लेस लिखे थे इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे, देन 2 नरेटिव बिग पोएम्स लिखी थी इन्होंने, ये सबको पता होनी चाहिए। इनके मेजर वर्क्स जिनसे आपके मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड बहुत सारे इनके वर्क्स हैं। 38 प्लेस के तो मैं नाम नहीं ले सकती, वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि शेक्सपियर में कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। अगेन आपके शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो जो थे कंटेम्पररीज थे और इनकी ना डेथ और बर्थ की भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। अगर किसी को पता होगी तो एक बार कमेंट करके जरूर से जाना, अदरवाइज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो बना दूंगी। ये भी आपके एलिजाबेथन एज एंड ड्रामा के एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर रहे हैं। इनका जो सबसे फेमस वर्क है जो गलती से भी आपको छोड़ के नहीं जाना है वो है हमारा डॉक्टर फॉस्टस। 20+ क्वेश्चंस अकेले डॉक्टर फॉस्टस से पूछे जाते हैं। दिस वर्क इज सो इंपॉर्टेंट। एक एक लाइन टेक्स्ट वाइज पढ़ के जाओ, इसकी पूरी समरी आनी चाहिए, डिटेल्स पता होनी चाहिए, सोर्स कहां से लिया हुआ है, एवरीथिंग डॉक्टर फॉस्टस में से आपको पढ़ के जाना है। इनके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे टैम्बरलेन है, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज है, ज्यू ऑफ माल्टा है जो बहुत ज्यादा आपका मैच करता है हमारे मर्चेंट ऑफ वेनिस से। तो ये सारी ट्रेजेडीज आपको पढ़ के जानी है। आगे बढ़ेंगे और लिटरेरी पेट्रोनेज की बात करेंगे। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि पेट्रोनेज क्या है, तो उस टाइम पे ये जो ड्रामा चल रहा है, थिएटर चल रहा है, जो हमारे राजा हैं, आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि कोई नर्तकी है वो डांस कर रही है या उसके साथ कोई मेल है वो डांस कर रहा है। राजा को जब पसंद आ जाता है उनका डांस तो वो अपनी अंगूठी ऐसे उतार के उनको हीरे की अंगूठी दे देता है या फिर खूब सारे सोने की अशर्फियां उनको बांटता है। तो इसको बोलते हैं रॉयल पैट्रनेज। अब आपकी जो रानी है वो सिक्कों का एक वो तो लेके घूमेंगी नहीं। तो यहाँ पे राइटर्स बहुत मेहनत करते थे कि वो ऐसे ट्रेजेडीज, ऐसे किंग्स एंड मोनार्की के पसंद के वर्क्स अपने लिखें और उनको इनैक्ट कराएं कि बिल्कुल राजा रानियों को पसंद आ जाए और उनको कुछ सपोर्ट मिले आपके रॉयल कोर्ट से, जिसको हम लोग बोलते थे रॉयल पैट्रनेज। तो आपके एलिजाबेथन एज में ये जो चीज है स्टार्ट होती है। इस पे आपका एक स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन आया है जो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ। क्लियर हो जाएगा आपको कि इससे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट आपको समझ में आई होप आ गया होगा। पोइट्री एंड स्पेंसरियन इन्फ्लुएंस। अब हम लोग ने अभी तक ट्रेजेडी के बारे में बात की है, लेकिन उस टाइम पे आपकी पोइट्री भी बहुत ज्यादा फेमस थी। आपके एडमंड स्पेंसर जो फेमस है अपनी द फेरी क्वीन के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगोरिकल पोएम, बड़ी लंबी सी इन्होंने लिखी है। देन हमारे फिलिप सिडनी भी हैं एंड और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो सोनेट सीक्वेंसेस एंड अपनी पोइट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। अपार्ट फ्रॉम द फेरी क्वीन जो आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए, आपके स्पेंसर फेमस है अपनी पोइट्री एमोरिल्स
डोरेथी के लिए भी इनका जो सोनेट थी बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड इनके स्पेंसेरियन स्टैंजा, इनका जो स्पेंसेरियन स्टैंजा है उसका एक प्रॉपर परफॉर्मा है जो आपको पता होना चाहिए, कितनी लाइंस का है, कितने क्वार्टरेन्स है, क्या है, ये आप लोगों को जरूर से पता होने चाहिए। इस एज में इसने भी बहुत ज्यादा फ्लरिशमेंट की थी। ठीक है, सोनेट की बात हो ही रही है तो हम लोग आगे सोनेट्स को देख रहे हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ हमारे फिलिप सिडनी या फिर हमारे एडमंड स्पेंसर ने ही सोनेट नहीं लिखी है। सबको पता है 154 सोनेट शेक्सपियर हम लोग के लिए लिख के गए हैं कि भाई ये आप पढ़ते जाओ, आपका सिलेबस बड़ा होता जाए। एंड दीज वर ब्यूटीफुल सोनेट्स जो थीम यूज करते हैं आपकी लव, टाइम, ब्यूटी के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे शेक्सपियर की सोनेट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर एज में आपकी जो सोनेट सीक्वेंसेस का जो बोल सकते हैं कि एक बहाव चला था वो यहीं से आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक फ्लरिशमेंट के भी बारे में बात करेंगे कि भाई लिटरेचर तो देख लिया, उस टाइम की लैंग्वेज की क्या वृद्धि हो रही थी। भाई इतने इंपॉर्टेंट राइटर्स आते हैं जो आपके नए नए वर्ड्स को जन्म देते हैं। आई एम श्योर बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको पता होगा कि शेक्सपियर ने अपने वर्क्स को लिखते टाइम आपके 20,000 वर्ड्स को अपने प्लेज एंड पोएम्स में लिखा था, जिसमें से बोला जाता है कि 1700 आपके जो वर्ड्स थे, 1700 प्लस जो वर्ड्स थे वो फर्स्ट टाइम उन्होंने यूज किए थे। सो शेक्सपियर अकेले ही इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि एलिजाबेथन एज में उन्होंने 1700 नए वर्ड्स इन्वेंट किए थे। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे कि इस एज की जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर होगी वो कितनी तेजी से बढ़ रही होगी एंड कितनी फ्लरिश कर रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो भैया ये लोग इसमें भी पीछे नहीं थे। आपके सर वॉल्टर रेलिक हैं, सर फ्रांसिस ड्रेक हैं, एंड और भी हमारे बहुत सारे ऐसे वॉयजर्स हैं जो आपकी डिफरेंट कंट्रीज में भैया अपनी शिप उठा के जाते थे एंड एक्सप्लोर करते थे लैंड्स को। एंड इसी के बाद आपका जन्म होता है, आपकी नई नई जगहों को वो लोग जानने लगेंगे और फिर एक दिन आके आपके ऊपर रूल करने लगेंगे। ठीक है, नई नई जगहों को जाएंगे, जानेंगे कि अरे यहाँ पे जाके हम लोग को अपनी कंपनी सेटअप करनी है और फिर ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो वो इसी एज से आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आगे हम लोग का यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको एलिजाबेथन एज में इतने कम टाइम में जाननी चाहिए वो मैंने एक एक आपको बता दी है। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। अब इतने सारे 150 प्लस क्वेश्चंस तो यहाँ पे आपको मिल नहीं सकते, उसके लिए आप मेरा सेपरेट कोर्स जाके ले सकते हैं जो जिसके क्वेश्चंस मैंने अलग करके रखे हैं ब्रिटिश लिटरेचर के, वो आप जरूर से जाके चेक करेंगे। कई सारे बच्चों ने उसको अवेल किया है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट। बहुत अच्छी तैयारी होती है बच्चों की उस कोर्स को लेने के बाद, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कि विच ऑफ दीज डिस्क्रिप्शंस या स्टेटमेंट्स बेस्ट सूट्स द आइडिया ऑफ रेनाइसा मैन। रेनाइसा को तो समझ लिया कि रीबर्थ है, ये रेनाइसा मैन कौन है। तो आप समझिए, रेनाइसा को आप लोग ने अगर समझा तो ये समझा कि हर फील्ड में जहां पे इन्वेंशंस हो रहे हैं उस चीज को हम लोग रेनाइसा कहते हैं। वो मैन जो रेनाइसा के मतलब थीम में पूरा फिट बैठता है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज है, हर फील्ड की समझ है, वो रेनाइसा मैन कहलाएगा। आपके जो फिलिप सिडनी है वो आपके परफेक्ट रेनाइसा मैन माने जाते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है सेकंड एंड फोर्थ, जहां पे सेकंड आपको बोलता है कि अ नियर मिथिकल फिगर, अ नाइट, अ कोर्टियर, अ म्यूजिशियन, अ पोएट, स्कॉलर एंड अ स्टेट्समैन, वो आपका रेनाइसा मैन है। एंड समटाइम्स सर फिलिप सिडनी बेस्ट सूट्स द आइडियल ऑफ रेनाइसा मैन। इस बात को याद रख लेना, बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको आज पता लग गया, टेंशन की कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस को भी ध्यान से समझा करो एंड वहीं से इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में फिट कर लिया करो। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रही थी। द थिएटर was a greater popularity in 18th century England। कहा गया है इस स्टेटमेंट में कि आपका जो थिएटर है वो पॉपुलर होता है 18th सेंचुरी में। अरे भाई हम लोग 16th सेंचुरी में हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था हमारे एलिजाबेथन एज में, और इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, थिएटर हैड कोर्ट पैट्रोनेज इन एंड अराउंड लंदन। भाई पेट्रोनेज की तो चीज हम लोग ने पढ़ ली, ये बिल्कुल सही है, पेट्रोनेज एंड सपोर्ट मिला करता था हमारे राइटर्स को। सो योर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, ये 2 होना चाहिए। ओके बेटा, ये थोड़ा सा मिस हो गया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको क्लियर आइडिया लगना चाहिए कि कैसे टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं उनसे ही आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अभी भी उस स्टेट में हो जहां पे आप सिंगल लाइन के छोटे छोटे एमसीक्यूज करते हो कि ये कब इस एज में आया था, या फिर छोटे छोटे आप सिर्फ नाम पढ़ के चले जाते हो, देन यू आर सो मच एट लॉस। इंटरनेट पे मैंने
कहीं पे भी किसी को नहीं देखा है कि इन क्वेश्चंस को वो डील करे, बच्चों को दिखाए कि एक्चुअल में बेटा ये आ रहा है, ये पढ़ो। तो गुमराह नहीं करना चाहिए बच्चों को। ऐसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं, आपको आंखें खोल के देखना चाहिए एंड मेरी सीरीज को फॉलो करते रहो, बिकॉज मैं एमसीक्यूज को टच भी नहीं करती हूँ एंड सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज दिखाती हूँ, क्योंकि जो आ रहा है वही बच्चों को दिखाना चाहिए, नो मैटर हाउ टफ इट इज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट थिएटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस एज में थिएटर कंपनीज आपकी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, तो इसमें से आपको देखकर बताना है कि कौन से वो फेमस आपके थिएटर्स हैं जो इस एज के फेमस हो गए थे। तो सबसे पहला तो है आपका ग्लोब थिएटर एंड दूसरा मैंने नाम लिया था स्वान थिएटर। रोज थिएटर भी है और भी बहुत सारे थिएटर्स है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड यू द लिस्ट। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। टू विच माइथोलॉजिकल कैरेक्टर is Faustus compared in the prologue of Dr. Faustus? Dr. Faustus सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे क्रिस्टोफर मार्लो का, जो आपको अगेन नहीं छोड़ के जाना है बेटा अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। आगे जब मेरा फुल कोर्स आने वाला है इस पे, ब्रिटिश लिटरेचर एंड पूरे इंग्लिश लिटरेचर पे, वहां पे मैं एक एक वर्क को डिटेल में भी बताने वाली हूँ। पर अभी इस वीडियो के अकॉर्डिंग आई कैन ओनली टेल यू कि इस वर्क को जरूर से जाके पढ़ लेना। जब मेरा कोर्स आएगा तो आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी। अभी के लिए आपका आंसर जो है इकैरस। आपका एक मिथ था इकैरस एंड डिडालस का। इकैरस को उसके बाप ने मना किया था कि उसके फेदर्स जो हैं वो वैक्स के बने हुए हैं तो वो सूरज के नजदीक ना जाए, बट उसने अपने बाप की बात मानी नहीं एंड सूरज से, सन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होके वो सूरज के पास गया। उसके वैक्स के जो फेदर्स थे वो मेल्ट हो गए और वो पानी में गिर गया। तो ये जो आपका मिथ है आपको मॉरल स्टोरी की तरह बनाया हुआ है कि चमकीली चीजों से आपको बहुत ज्यादा चकाचौंध नहीं हो जाना चाहिए, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, बिकॉज वो आपके पंख काट देती हैं, आपको पता भी नहीं लगता एंड यू फॉल इन अ ग्रेट पिट। ठीक है, तो इस कहानी में लिया हुआ है डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए, क्योंकि वो भी नॉलेज के पीछे पागल था एंड 24 साल अपनी रूह को मेफिस्टोफेलिस को बेच दिया उसने एंड अंत उसका बहुत बुरा हुआ भगवान से अलग होने की वजह से। ठीक है, Who among the following attached himself to the Earl of Nottingham's theatrical company? Again a question जहाँ पे theatrical company and कौन सा आपका राइटर एसोसिएटेड है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है क्रिस्टोफर मार्लो। आई विल डेफिनेटली बी गिविंग यू द लिस्ट, तो ये आप लोग ध्यान में रखना कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। कोई कंफ्यूजन है आई होप बचा तो नहीं होगा, कोई होगा तो जरूर से पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके से सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो जरूर से भाई मेरे इस कोर्स को जाके चेकआउट करिए। बहुत मेहनत से बनाया है ये कोर्स, आपको कहीं पे भी ऐसा कोर्स नहीं देखने को मिलेगा। दिन रात की मेहनत से ये बना है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको सेग्रीगेट किया गया है कि ये इस सेक्शन में आया है एंड उसके जरिए तैयार हो गई है एक पूरी सॉर्टेड हमारी डायरेक्टरी जो आप लोग को मिल जाती है। आप हर सेक्शन को लगा सकते हो, अलग अलग आपके पीवाईक्यूज हैं, ये कोई फालतू के एमसीक्यूज नहीं है इधर उधर से इंटरनेट से लाए हुए। आपको ईयर लिखा हुआ मिल जाएगा, किस शिफ्ट में आया हुआ है ये मिल जाएगा और एनटीए नेट के इंटरफेस में मिल जाएगा। तो ये भाई बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपको अवेल करनी ही चाहिए। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझसे पढ़ते हो मेरे यूट्यूब पे, जहाँ पे आपके लिए रहते हैं ये फ्री लेक्चर्स। पर अगर आप और भी बहुत सारे फ्री डेमो चाहते हो मेरे और भी पीवाईक्यूज का, जो मेरे बच्चों को ऑलरेडी फ्री मिल रहा है काफी महीनों से, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 भाई फ्री है, उसको जरूर से जाके आप अवेल करिए। आप देखिए कि कैसे ये क्वेश्चंस हैं, खुद से आप लगा के इसको देखिए। एंड में आपको एनालिसिस भी मिलती है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, किस सेक्शन में आप वीक हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है। तो ये चीज फ्री है भाई। अगर आप इसमें भी एफर्ट्स लगा के इसको अवेल नहीं करते हो तो ये आपकी कमी रहेगी। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जितनी चीजें मिल रही हैं जो आपके लिए मेहनत से बनाई गई हैं, प्लीज उनको अवेल करिए। आई होप पूरी एलिजाबेथन एज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहेंगे। वो जमाना चला गया है जब छोटे छोटे क्वेश्चंस एंड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते थे। अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डू फॉलो माय चैनल एंड आपको रियलिटी देखने को मिलेगी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस की या फिर किसी भी लिटरेचर के एग्जाम की। बिकॉज आई एम नॉट समवन हु इज गोइंग टू फूल यू बाय शोइंग यू स्मॉल क्वेश्चंस एंड मेकिंग यू हैप्पी कि तुम्हें तो ये आ रहा है भाई, बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारा तो पेपर निकल जाएगा। क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ और प्रैक्टिस करके साथ में दिखाती हूँ, आपकी मदद करती हूँ
कि ऐसे क्वेश्चंस को लगाओ, आपको अच्छे से आ जाएगा। विद दैट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। वीडियो कैसा लगा, एफर्ट्स कैसे लगते हैं, जरूर से कमेंट करके बताया करिए। जितने भी बच्चों ने जो भी कमेंट्स किए हैं, आपके जो वर्ड्स हैं उनके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखिए और कमेंट जरूर से किया करिए। कोई प्रॉब्लम हो वो भी बताइए और फीडबैक देना हो तो वो भी जरूर से कमेंट करिए। मिलेंगे हम लोग अगले एज में और अगले वीडियो में। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।